This conference will now be recorded. अद्य मङ्गलवासरः अथवा भानुवासरः भाद्रपद शुद्ध सप्तमी दिनांक 14 सप्टेंबर 2021 चरक विमात्मन अध्याय 1 विकृतिविषम संवाद शंखं चक्रं जलकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं प्रौढदावाग्निदीपं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रथमोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत्नि सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तथा युक्त ही समुदये समुदाय प्रभाव तत्व एवं उपलब्ध तत्व द्रव्य विकार प्रभाव तत्व व्यवस्थित। तो उस प्रकार के समुदाय में जिसमें विकृत विषम समवाय हो, अन्य विकल्पने ही विकल्पिता ना हो, नाना प्रकार नानात्मका हो, इस प्रकार से वहां समुदाय तत्व को ही जाने और फिर तत्व द्रव्य विकार प्रभाव तत्व व्यवस्थित उसके आधार पर द्रव्य और विकार के प्रभाव का तत्व जानना। तो एक काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है और जहां केवल जो अवयव है उनके गुणधर्मों के आधार पर इस प्रकार से निश्चित कर पाना मुश्किल हो जाता है कि समुदाय जो है उसका प्रभाव तत्व क्या होगा। इस प्रकार से वहां सभी जगह ये सूत्र काम में आता है। तो समुदाय प्रभाव तत्व एवं उपलब्ध, अब ये कहाँ से मिले, ये एक अहम मुद्दा है। तो ग्रंथों में जिसके बारे में जिक्र किया गया है वो हम समझ लेवे, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का। अभी ग्रंथों में किस प्रकार से औषध द्रव्यों के गुण कर्म बताए जाते हैं उसमें से जिसका समर्थन हम उनके घटक द्रव्यों के आधार पर कर सकते हैं वो अच्छी बात है, उसमें कोई ज्यादा संदेह की बात नहीं। जैसे ही कि गंगाधर शास्त्री गुणे ने उनके सभी किताबों में औषधि गुण शास्त्र 105 भाग इस प्रकार से विभिन्न औषध द्रव्यों के बारे में, संयोगों के बारे में बताया है और इसमें पारद है, पारगंधक है, सुवर्ण है, इसके लिए ये इस प्रकार का काम करता है, इस प्रकार से उसके बारे में बताया है। लेकिन वही सिर्फ तरीका होगा ऐसा नहीं कह सकते, ये एक तरीका है। लेकिन
जब कुछ अलग ही मुद्दे उसमें से उभर आते हैं तो उसके बारे में कैसे सोचना है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब ये भूत विश्व वगैरह के बारे में जो रेफरेंसेस आ रहे हैं, साधारण रस उपरस महारस वगैरह के बारे में, वो एक अलग बात है, क्योंकि वो तो सिंगल द्रव्य है और मूल द्रव्य के गुण धर्म बता रहे हैं, तो उसमें ये भूतनाशक है, विश्वनाशक है, ये उसका प्रभाव इस प्रकार का है, उसको कैसे जाना गया। तो कोलटकर सर कहा करते थे कि बृहत्रयी में गुरुची हरितकी वगैरह के बारे में कुछ वर्णन है, हरित के बारे में विशेषता वर्णन है, और ये वर्णन बाद में जो भाव प्रकाश वगैरह निघंटु हुए उससे मिलता जुलता इस प्रकार का, या भाव प्रकाश में उसी से लिया होगा, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन बाकी वनस्पतियों के बारे में ये वर्णन बृहत्रयी में नहीं है। तो ये ट्रांजिशनल फेज जो आ गई निघंटु सब जगह होंगे, उन्होंने किसके आधार पर उसके गुण कर्म बताए, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। और उसमें अगर हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं तो थोड़ा ऐसा है कि रोगग्नता है, दोषग्नता इस प्रकार की है, और फिर अगर दूसरों पर कोई असर है तो उसके बारे में वर्णन इस प्रकार का आया है, जैसे कि मलानुलोमन, वातानुलोमन वगैरह इस प्रकार से। और बाकी शारीरिक भावों के संदर्भ में अगर कुछ रेफरेंसेस है तो वो एक अलग हिस्सा इस प्रकार का रहेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि उन्होंने किसके आधार पर ये सब बातें बताई, ये समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। तो ये सिंगल द्रव्यों के बारे में, एक ही द्रव्य के बारे में ये स्थिति है। जब संयोग बनते हैं, संस्कार होते हैं, तो परिस्थिति और गंभीर हो जाती है, और कैसे उसके बारे में सोचे ये समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। और ये बात मैं कर रहा हूँ, ये द्रव्यों के बारे में इस प्रकार की बात कर रहा हूँ, विकार का प्रभाव तत्व भी इसी प्रकार से समझे, ऐसा कहना है। अब विकार कैसे निर्माण होता है, सर्वकुपितो दोषः समुत्थान विशेषता स्थानान्तराणि च प्राप्त विकारान् कुरुते, वही दोष प्रकुपित होकर अन्य स्थानों में जाकर विभिन्न प्रकार के विकारों को निर्माण करता है, ये जो बात बताई गई है, तो ये सत्कार्यवाद से आरंभ करके आरंभवाद में पहुंच जाना इस प्रकार का। तस्मात् विकार प्रकृति ही अधिष्ठानान्तराणि च भूत्वा हेतु विशेषांश कुर्यात् चिगण कुर्यात् उपकरण। तो विकार की प्रकृति जाने, विकार का स्वभाव क्या है, ये जानने की कोशिश करें। तो कैंसर का प्रभाव एक जगह से दूसरी जगह फैल जाना, उसके जो मेटास्टेसिस होता है, ये इस प्रकार का उसका प्रभाव है या स्वभाव है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो उसी तरीके से जो भी नए नए विकार इस प्रकार से उभर आएंगे, उन सभी के बारे में ये सोचना बहुत जरूरी होगा कि उनका स्वभाव क्या है। तो समुदाय प्रभाव तत्व, यही उसमें जानने की आवश्यकता है। थोड़ी हद तक हम सत्कार्यवाद का सहारा ले सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से सत्कार्यवाद उसका समर्थन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो अवयव है वह उससे अवयवी भिन्न ही है। अब ये बात ऐसी होती है कि उसको जानने का तरीका क्या रहेगा, ऐसी अगर स्थिति है तो उसको कैसे हम जानेंगे। तो ग्रंथोक्त जो उदाहरण है उन्हीं के आधार पर समझने की कुछ कोशिश करेंगे, और उसके आधार पर नए द्रव्य हो, नए कॉम्बिनेशंस हो, नए संस्कार इस प्रकार के हो,
उसके बारे में सोचने की कोशिश करेंगे। तो मूल रूप से कारणों तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। समुत्थान विशेषता ये जो बात बताई गई है, तो कारण किस प्रकार के, जैसे मैंने हाइब्रिडाइजेशन ये मेन कल्प्रिट है, और उसमें शुक्र धातु का हनन किया गया है, जो बीज बनेगा वो निर्बीज इस प्रकार का रहेगा, ये बात जो ध्यान में आई। तो इसलिए शुक्र दृष्टि यहाँ पे है, कैंसर में है, ऐसा समझकर शुक्र शोधन गण का प्रयोग हर व्यक्ति में करना है, ये मैंने सोच लिया। और फिर उसके आधार पर मैंने ये शुरू किया। अभी मैं हर मरीज में ये शुक्र शोधन गण वाले द्रव्य प्रयोग में लाता हूँ, इस प्रकार का है। तो ये जैसे विचार हुआ कि ये प्रभाव इसका किस प्रकार का है, तो शुक्र धातु की दृष्टि हुई है, कैंसर का प्रभाव इस प्रकार का है कि उससे शुक्र धातु की दृष्टि हो गई है। और फिर दूसरे कौन से इन्वॉल्व हो गए और किस प्रकार का कैंसर निर्माण होगा, अवस्था क्या होगी, ये सब बातें बहुत सारे बातों पर निर्भर है। शारीर बल कैसा है, मानस बल कैसा है, यहाँ से लेकर किस प्रकार का हेतु सेवन कितनी देर से चला आ रहा है और कितनी मात्रा में चला आ रहा है, इसके आधार पर दोष जो है वो कितने निर्माण हुए होंगे, कितने गंभीर अवस्था में चले गए होंगे, इन सभी के बारे में सोचना है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है इस सभी का कि कारणों के आधार पर जानने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी कार्य अलग ही रहेगा। आरंभवाद है, जब विकार निर्माण होता है तो आरंभवाद वहां पे है। और इसीलिए तो आयुर्वेद इतना इलेबोरेट बना, नहीं तो सिर्फ दोषों के आधार पर चिकित्सा दी जाती। कौन सा भी रोग हो, केवल दोषों के प्रकार देखो, उनके गुण देखो, उनके कर्म देखो, और उसके विपरीत चिकित्सा में क्या प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में सोचो, तो किसी भी रोग की चिकित्सा त्रिदोष सिद्धांत के आधार पर आसान हो जाए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये केवल त्रिदोष सिद्धांत सत्कार्यवाद से काम नहीं होता, क्योंकि ये जो सम्मिश्रण होता है दोष दूष्य वगैरह का, और उसके जो भेदक, उसके कारण वगैरह है, वो अंशांश विकल्पना है गुणों की, उसके आधार पर जो भी रोग बनेगा उसकी भी खासियत इस प्रकार की रहेगी, और ये अलग ही माहौल निर्माण होगा। और इसीलिए ये ज्वर और रक्त का शोष वगैरह इस प्रकार के बहुत सारे विकारों के बारे में ग्रंथ में जिक्र किया गया है, नहीं तो आयुर्वेद बहुत आसान इस प्रकार का हो जाता था। तो वहां दोष इकट्ठा आकर या दोष दूसरे इकट्ठा आकर जो विकार की निर्मिति करते हैं, वो एक अहम चीज है। और उसका स्वभाव जानने के लिए वो किस तरीके से निर्माण हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी इस प्रकार का। और जब ये बात जानेंगे तो उसके लिए क्या चिकित्सा करनी है, कौन सा सूत्र इस्तेमाल में लाए हैं, ये समझ पाएंगे। इसीलिए मैं शुक्र शोधन गण पर क्यों उतर आया। तो यहाँ शुक्र का उसमें हनन हुआ है हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में, और इसलिए शुक्र शोधन गण प्रयोग में लाना जरूरी है, ऐसा सोचकर मैंने उसका आरंभ किया। तो इसी तरीके से सभी रोगों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, और नए नए रोग आते भी रहेंगे। ऐसी स्थिति नहीं है कि अभी हुआ वो हुआ, अभी आगे कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं। हर 50-100 बरस के बाद शायद नए नए विकार आते रहेंगे, और नए नए कॉम्बिनेशंस आहार के भी बनते रहेंगे। तो इसमें अभी जिस प्रकार के परिवर्तन अभी आया है, उसके कोई कुछ अलग इस प्रकार का परिवर्तन आगे भी आ सकता है। तो ऐसे हालात में हमें सजग होना है, और क्या हो सकता है ये देखना जरूरी है।
तो समुदाय प्रभाव तत्व ये कैसे जाने, ये एक बड़ी समस्या है। और मैं भी सोच रहा हूँ कि समुदाय का प्रभाव कैसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आहार्य द्रव्यों के बारे में, या औषध द्रव्यों के बारे में, या फिर रोगों के बारे में, इसके बारे में भली भांति सोच सकेंगे। और उसका रोग का स्वभाव, रोग की प्रकृति हमारे ध्यान में आएगी, तो उसके आधार पर कुछ बात बनेगी। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। एक बार टीका देखते हैं। अथ कथं तर्हि विकृत विषम समवाय प्रभाव ज्ञान विद्या तथा युक्ति। तो ऐसे हालात में विकृत विषम समवाय प्रभाव ज्ञान किस प्रकार का है। तथा युक्त समुदये इति विकृत विषम समवाय समुदाय प्रभाव तत्वम इति मेलकत प्रभाव तत्वम। तो समुदाय प्रभाव यानी कि मेलकता प्रभाव समकृते ही मधुसर्पिषि सूर्यावर्ताख्य वा दोष समुदयेन संयुज्यमानं मधुवृत गुणक्रमानुगतं मारकत्वं न च वातादिदोष प्रभावगतं सूर्यवृत्त्या वर्धिष्णुत्वं सूर्यावर्तस्य किन्तु संयोग महिमकृतम् एव इत्यर्थः। मद और घृत अगर समान मात्रा में लिए जाते हैं, किंवा सूर्यावर्ताख्य जो दोष समुदय है, न संयुज्यमान मधुघृत गुणक्रमागतं मारकत्वं न च वातादेशो दोष प्रभावगतं सूर्यवृत्त्या वर्धिष्णुत्वं सूर्यावर्तस्य। लमजी हुआ है ये थोड़ा सा। तो वातादि दोष प्रभावगत ये सूर्यवृत्त्या वर्धिष्णुत्वं सूर्यावर्तस्य ये नहीं है, ये तो सही है। उसका एक अलग स्वभाव है कि वो सूरज की तरफ मुड़ता रहता है इस प्रकार से। घृत और मधु सम प्रमाण में नहीं लेने हैं प्रायः, लेकिन उसके अपवाद भी है। जैसे ये व्यवसायी सत्व है, इसमें तैल, घृत और मधु तीनों संभाग लिए गए, तो फिर भी वो मारक नहीं है, क्योंकि ग्रंथकारों ने संयोग बताया है। उसके साथ जो तैल है या फिर बाकी द्रव्य है, उसके आधार पर संयोग महिमा से वो मारक नहीं होता। इस प्रकार का बात हो सकती है। तो मधुकृत गुण क्रमागतम मारकत्व, संभाग में अगर मधुवृत्त लेते हैं तो वो मारक है, ये जो बात बताई गई है उसके भी अपवाद इस प्रकार के हैं। यथा गतिद्वयं दोष रसमेलकस्य तेन प्रकृति समसमवाय रूपं सन्निपातं ज्वरनिदाने दोषलिंग मेलकेन एव उक्तम्। दोष और रस मेलक दो प्रकार की उनकी गति होती है। तो प्रकृति समवाय समसमवाय रूप जो सन्निपात है ज्ञान विधान में, दोषलिंगम मेलकेन एव उक्तवान, दोषलिंगम के मेलक से सभी दोषों को लिंग इकट्ठा करके उसके बारे में समझना चाहिए, इस प्रकार से बता दिया। यदि उत्तम पृथक उक्त लक्षण संसर्गात द्वांद्विकम अन्यतम सान्निपातिकम व जौनटिकम। और उस उक्त लक्षण से अलग द्वांद्विका अन्यतम संधिपातिक, दूसरे भी संधिपात इसमें हो सकते हैं। द्वंद्वज होते हैं और संधिपातज भी होते हैं, जिसकी निर्मिति अलग तरीके से होती है। सृष्टि उत्पत्ति होताना से पंचीकरण एक्सेट्रा तन्मात्र घेतलेले आहे। तन्मात्र पासून ते आज दिसणाऱ्या कार्य द्रव्यापर्यंतच प्रवास अभ्यासला तर समुदाय प्रभाव तत्व विषयी काही कळू शकेल असे वाटते। फिर भी ये टेढ़ा है, बताना थोड़ा मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। वो जानने की कोशिश होनी चाहिए, उसके बारे में कोई संदेह है।
नहीं है। और सभी जगह विकृति विषम समवाय ही होगा ऐसा भी नहीं बता सकते। जैसे मैंने शरबत का उदाहरण दिया था कि वो प्रकृति समवाय से कफ को बढ़ाना और वात को कम करना ये काम करता है, और जिसकी आवश्यकता ग्रीष्म ऋतु में होती है इस प्रकार से। लेकिन ऐसा ही सभी जगह होगा ऐसा भी नहीं बता सकते, इसमें परिवर्तन अन्य तरीके से आ सकते हैं इस प्रकार से। यस्तु विकृति विषम समवेतस्त्रिदोष कृतो ज्वरस्तस्य चिकित्सते क्षणे दाहः क्षणे शीतम इत्यादिना लक्षण उक्तम। अब विकृति विषम समवेत इस प्रकार का जो त्रिदोष कृत ज्वर है उसका लक्षण अलग से बताया है। नहीं शावरक्त कोष्ठोत्पत्त्यादि तत्रोक्तम वातादिज्वरे क्वचित अस्ति। वहां पे जो शावरक्त वगैरह कोष्ठोत्पत्त्यादि कोठानाम शावरक्तानाम मंडलानाम च दर्शनम ये जो बताया गया है वात ज्वर में कभी होता नहीं है। तो केवल वात में, केवल पित्त में, केवल कफ ज्वर में ये लक्षण नहीं है, किंतु ये कुछ अलग ही लक्षण इस प्रकार से उभर आते हैं ऐसा कहना है, और वो विकृति विषम समवाय के जरिए होता है। एवं रसेपि यत्र आम्राते मधुरत्वं प्रकृति समसमवेतं तत्र आम्रातं मधुरं वेतन्मात्रमेव उक्तं तेन मधुरसामान्यगुणानां गुणागतं तस्य वातपित्तहरत्वं लभ्यते। शीतम वीर्येण द्रव्य द्रव्यम मधुरम रसपाकयोः, ये जो बात बताते हैं कि जो शीतवीर्य है और मधुर रस मधुर विपाक है, तो उससे उसमें रस के अनुसार ही द्रव्य के गुणधर्म बता सकते हैं, इसको वो अलग बताने की जरूरत इस प्रकार की नहीं है। ये जो मैंने ट्रांजिशन कहा कि बृहत्त्रयी से लघुत्रयी ट्रांजिशन हुआ, उसमें द्रव्यों के प्रभाव के बारे में कैसे सोचेंगे। उन्होंने तो लिख दिया है, भाव प्रकाश वगैरह निघंटु में ये द्रव्य का प्रभाव इस प्रकार का है ये लिख दिया है, लेकिन नए द्रव्य सामने आते हैं तो उसके बारे में कैसे सोचेंगे, ये बड़ा दिक्कत का मामला है। जैसे सोयाबीन वगैरह अभी आ रहे हैं इस प्रकार से, तो वहां मधुर रस है, तो उसके आधार पर वो शीत वीर्य है, तो मधुर रस के जो गुण कर्म है वात पित्त शामक वगैरह ये सभी उसमें रहेंगे, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत इस प्रकार की नहीं। तत्र अमृतं मधुरम इत्येतन्मात्रं मधुरम एतन्मात्रम एव उक्तं तेन मधुर सामान्य गुणागतं तस्य वातपित्तहरत्वमपि लभ्यते एव। यन्न यत्र वात वार्ताकं कटुतिक्तत्वेन वातकरत्वं प्राप्तमपि च विकृतिविष्णुसमवायात् तन्न भवति तत्र आचरणे वार्ताकं वातगणम् इति उक्तमेव। तो जन्म में भी प्रचलन है कि वार्ता का वात करने वाला है व्यंजन जो है वो, लेकिन वास्तव में ग्रंथों में जो गुणधर्म है उसके अनुसार वो वात शामक। तो हमने खामख्वाह ही वातात्मक को दूषित कर दिया या निंदित बना दिया। अब सामान्य रूप से जब ये पथ्य बताया जाता है तो वातुड़ मत खाओ, इसमें आलू और बैंगन ये दो मत खाओ, इस प्रकार से चना ये मत खाओ, इस प्रकार से बताया जाता। लेकिन आलोचना की बात अलग है, वो वातावरण है, लेकिन वार्ता का वातावरण नहीं है, फिर भी उसको लोगों ने इस पे गिन लिया और फिर उसके आधार पर ये नहीं खाना है। और दूसरी जगह क्षेमकोत्तरम में श्लोक है भोजनम दिग वार्ताकम दिग वृद्धकम, जिस भोजन में वार्ताक नहीं हो उस भोजन का दिक्कत हो। वार्ताकम दिग वृद्धकम, अगर सवृत्त इस प्रकार का वार्ताक नहीं है तो उसका भी दिक्कत हो। समृद्धम दिगत इलाट, अगर
तेल उसमें ज्यादा नहीं गया तो डाला गया तो वो भी उसका भी दिक्कत है। सतैलम दिगरामठम, और तेल अच्छा है फिर भी अगर हिंगू नहीं डाला गया तो भी उसका दिक्कत है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि वार्ता की सब्जी जो बननी है बैंगन की, उसमें हिंगू तेल ज्यादा होने चाहिए और समृद्ध उसको काटना है और फिर उस प्रकार की सब्जी बनाना। तो ये क्यों आया इस प्रकार से? तो उसके जो गुणकर्म है उसमें अगर हम परिवर्तन लाना चाहते हैं तो ये बात अहम इस प्रकार की रहेगी, और दोषों को कम करके गुणों की वृद्धि करने के लिए ये अच्छा है। और वैसे रुच्य है, उसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जहाँ पे अलग गुणकर्म है वो उन्होंने ग्रंथकार ने खुद लिख दिए हैं इस प्रकार से। एवं इत्यादि तत्त उदाहरण शास्त्र प्रस्तुतम अनुसरणीयम यत् प्रकृति समसमवाय कृतमय कृत रसदोष गुण द्वारा प्राप्तम विदर्भेण विकार लक्षण च ब्रूते तत् प्रकर्षार्थं स्पष्टार्थं च विज्ञेयम्। तो प्रकृति समसमवाय से कृत जो रसदोष गुण द्वारा इस प्रकार का काम होता है, द्रव्य गुण और विकार लक्षण बताते हैं, वो प्रकर्षार्थ और स्पष्टार्थ के लिए है। लेकिन इसमें अगर विकृति विषम समवाय होता है, लेकिन ये उन्होंने बात बताई थी कि तस्मात् रस प्रभावतश्च द्रव्य प्रभावतश्च दोष प्रभावतश्च विकार प्रभावतश्च तत्त्वम् उपदेक्षामः। तो रस प्रभाव, द्रव्य प्रभाव, दोष प्रभाव और विकार प्रभाव, इसके आधार पर तत्व जो है वो बताते रहेंगे इस प्रकार से। उपसंहरते तस्मात् इत्यादि तत्त्वमिति रसादि प्रभाव तत्त्वं यत्तु पूर्वं तत्रादौ रसद्रव्य दोष विकार प्रभावान् उपदेक्षामः इत्यनेन रसादि प्रभाव व्याख्यान प्रतिज्ञानं कृतं तत्तु रस प्रभावानुमानेनैव द्रव्य प्रभाव कथनं तथा दोष प्रभावेण च विकार प्रभाव कथनं चरितार्थं स्यात्। तो रसादि से दोष और दोषों के आधार पर रोग, इसके बारे में बता सकते हैं अगर इनको रस और दोष को भली भांति समझते हैं। यह तो विकृति विषम समवायात्मक द्रव्य विकारे वा रसदोष प्रभावानुमानेन न द्रव्य विकार प्रभावानुमानम् अस्ति इति कृत्वा पृथक पृथक रसादि प्रभाव तत्व अभिधान प्रतिज्ञानम् इति न पौनरुक्तम्। तो यहाँ रस या दोष के आधार पर दोषों के बारे में या विकारों के बारे में बताना मुश्किल है अगर विकृति विषम समवायारब्ध इस प्रकार का है, तो इसलिए वो उसको अलग इस प्रकार से बता रहे हैं। यह द्रव्याणां वीर्य प्रभाव विपाक प्रभाव च द्रव्य प्रभावे रस प्रभावे वा अंतर्भावनीय। तो वीर्य प्रभाव और विपाक प्रभाव जो है वो द्रव्य प्रभाव या रस प्रभाव में ही उसका अंतर्भाव करना चाहिए, क्योंकि पहले प्रतिज्ञान में ये बताई बात बताई। शुंठी या आर्द्रक मधुर विपाक होती है कटु रस उष्ण वीर्य होने के बावजूद भी, तो इसलिए उसके बारे में अलगता से सोचना जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। क्योंकि प्रभाव जो विपाक प्रभाव है वो अलग है। कटु कटु उष्ण इसकी कैटेगरी चित्रक जैसे वो अलग रहेंगे, और कटु मधुर उष्ण ये जो शुंठी की कैटेगरी है ये अलग इस प्रकार का हो जाएगा। तो ऐसी हालात में वहां विपाक प्रभाव समझना जरूरी इस प्रकार का है। मधुर रस है लेकिन उष्ण वीर्य है, ये भी एक अलग इस प्रकार की बात हो। कब रस प्रभाव से, कब द्रव्य प्रभाव से, कब दोष प्रभाव से
इसके पीछे क्या विचार होगा ग्रंथकारों का। यद्यद्रव्ये रसादीनां बलवत्वेन वर्तते अभिभूयतरां तत्तत् कारणत्वं प्रवृत्ति। ये बात बताई गई कि जिसमें जो ज्यादा है, शक्तिशाली है, वो दूसरों का पराभव करके अपना कार्य दिखाता है। जैसे मिर्च है, तो उसमें काफी गुण हो गए, लेकिन कटुरस और उष्णवीर्य ये दो मेजर है, तो दोनों के कार्य उसमें दिखेंगे। और उष्णवीर्य बहुत ही ज्यादा इस प्रकार का। तो इस तरीके से एक अशोक परांजपे ने एक अनुभव बताया था कि रक्त प्रदर की बीमारी थी, धात की पुष्कर का उसने प्रयोग किया था, चूर्ण दिया था, और वो देने के बाद स्राव बढ़ गया। तो थोड़ा आश्चर्यचकित रहा कि बढ़ा क्यों। धातु की तो कषाय रसात्मक पर संबंध है, शीतवीर्य। तो उसने थोड़ी चख के देखी, तो पता चला कि वो अम्ल रस प्रधान थी, हाल ही में निकाली गई थी और सुखा के चूर्ण किया था। वो बाद में कषाय रस उसमें ज्यादा प्रकट होता है, शुरू में अम्ल रस होता है। और जब हमें संधान कल्पना में धातु का प्रयोग करना है, तो वहां अम्ल रस की आवश्यकता है। और जहां उसके कषाय रस के आधार पर स्तंभन कार्य करना है, वहां उसका कषाय रस अभिप्रेत है। अब ये बात अगर सामने नहीं आएगी कि धातु का रस क्या है, तो उसके गुणकर्म क्या होंगे उसके बारे में बता नहीं सकेंगे। तो इसलिए ऐसे कई उदाहरण है कि जिसमें रस ही ध्यान में लेना है इस प्रकार से। कहीं विपाक जो है वो महत्वपूर्ण है। जैसे मैं शुंठी की बात करता आया हूँ, शुंठी कटुरस उष्णवीर्य होने के कारण कफ का शमन आमाशय में करती है। और जब नीचे पक्वाशय में आती है तीसरी अवस्था पाक में, या अवस्था पाक में छोड़ो, कटु अवस्था पाक उसका होता है, विपाक होता है। तो विपाक में वो मधुर हो जाती है, तो वहां भी उष्णवीर्य और मधुर रस के जरिए पक्वाशय में वात का शमन करती है। तो प्रवाहिका में और ग्राही है, प्रवाहिका में शुंठी एक श्रेष्ठ द्रव्य है कि वायु प्रवृद्धो निश्चितम बलासम दुधत्तस्तादहिताशनस्य, ये संप्राप्ति बताई गई प्रवाहिका की कि प्रवृद्ध वायु निश्चित कफ को नीचे लेके आता है, और उसका मूल स्थान आमाशय है, वो पक्वाशय में आ जाता है, वहां स्थानिक दोष वात है। और फिर उसके रूक्ष और स्निग्ध इन दो गुणों के वजह से कफ स्निग्ध है, वात रूक्ष है, पक्वाशय में उसका स्थान है, तो एक स्थानत्व निर्माण होता है। और इसलिए वो आम या कफ वहां पे चिपक चिपक जाता है। बहुशः प्रभाव कहाँ अल्पम बनाकर, बहुत बार जोर करने के बाद थोड़ा सा मल निकलता है और पेट में दर्द भी होता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शुंठी अप्रतिम द्रव्य है प्रवाहिका के लिए या अतिसार के लिए, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो यहाँ रस का भी काम है, वीर्य का भी काम है, विपाक का भी काम है, और जो ग्राही है, जो प्रभाव है शुंठी का, उसका भी काम है। तो कहाँ रस प्रभाव से होगा, कहाँ वीर्य प्रभाव से होगा, कहाँ विपाक प्रभाव से होगा, ये सब समझ लेना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और उदाहरण हमें काफी चाहिए इसके लिए, कि जितने भी उदाहरण मिल सकते हैं वो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का ऑप्शन होगा। और रोग निदान में अलग तरीके से उदाहरण ढूंढे, और द्रव्य गुण चिकित्सा में अलग तरीके से उदाहरण ढूंढे, या स्वस्थ वृत्त में अलग तरीके से उदाहरण ढूंढे, और ये समझने की कोशिश करें कि ये किस प्रकार से हो रहा है। तत्रैव रसानुगुणो वीर्य विपाक प्रभाव तौ रसे यौ तु रसक्रमोक्त वीर्य विपाक विपरीतौ वीर्य विपाकौ तौ द्रव्य प्रभावे बोधव्यो।
आगे एक सूत्र आया है कि रस प्रभावता, वीर्य प्रभावता, विपाक प्रभावता, प्रभाव प्रभाव, प्रभाव प्रभाव, ये भी एक बात बताई गई है इस प्रकार से। तो यद्यद्रव्ये रसादीनां बलवत्वेन वर्तते अभिभूय सनां तत्तत् कारणत्वं प्रपद्यते, विरुद्ध गुण संयोगे भूयसाल्पं विधीयते, ये भी बात बताई गई है। और रसम विपाकस्थो वीर्यं प्रभावः तान्य भवति बलसाम्ये रसादीनां इति नैसर्गिकं। अगर रसवीर्य विपाक प्रभाव इनका बल समान है तो विपाक रस को पराजित कर लेता है, उन दोनों को वीर्य पराजित कर लेता है और उन तीनों को प्रभाव पराजित कर लेता है। ये एक आमतौर रूप से बात बताई गई। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किसका प्रभाव कहाँ पे होगा ये समझ लेना जरूरी है। और फिर उसके आधार पर निदान में या चिकित्सा में हमें सोचना है, ऐसा थोड़ा सा है। तत्र एष रसप्रभावः उपदिष्टो भवति, द्रव्यप्रभावं पुनरुपदेक्षामः। तो ये रस प्रभाव यहाँ पे बताया गया। अनेक रसात्मक द्रव्य अगर है तो भी प्रकृति समवाय से या विकृति विषम समवाय से उसको जान देना है। द्रव्य प्रभाव के बारे में अभी बताते हैं। तैल सर्पिल मधुनि वातपित्त श्लेष्म प्रशमान नाथानि द्रव्याणि होते। तैल घृत और मधु ये वातपित्त कफ इनके प्रशमन के लिए द्रव्य होते हैं इस प्रकार से। एष इति रसाश्रयित्यर्थ तत्त्वमुपदेक्षामः इत्यन्तेन ग्रन्थेन उक्तः इत्यर्थः। उपदिष्टो भवति इति संक्षेपेण कथितो भवति। अन्ये तु तत्रैष रसप्रभावः उद्दिष्टो भवति इति पठन्ति। अस्मिन् पक्षे द्रव्यदोषविकारप्रभावोऽपि योऽत्र उद्दिष्टः सोऽपि रसद्वारा तेन रसस्यैव प्रपञ्च अभिहितत्वात् तस्यैव अभिधानम् उपसंहरति न द्रव्यादीनां। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, शब्दच्छल ज्यादा है कि अभी द्रव्य प्रभाव बताने जा रहे हैं, तो रस प्रभाव के बारे में जो भी बताना था वो बताना पूरा हो गया इस प्रकार से। अस्मिन् पक्षे द्रव्य दोष विकार प्रभावोऽपि अत्र उद्दिष्टः सोऽपि रसद्वारा तेन रसस्यैव प्रपञ्चाभिहितत्वात् तस्यैव अभिधानम् उपसंहरति न द्रव्यादीनां इत्यादि। द्रव्य प्रभावम् इत्यादौ पुनरपि सामान्येन द्रव्य प्रभावः कथना पुनः शृङ्गग्राहिकया तैलादि द्रव्य प्रभावं कथयिष्यामः इत्यर्थः। प्रशमनार्थानि इति प्रशमन प्रयोजनानि। इसमें द्रव्य प्रभाव में भी सामान्य द्रव्य प्रभाव कथना, सामान्य रूप से द्रव्य प्रभाव कथन से पुनः शृंगग्राही शायद जो सबसे ऊंचा है, अच्छा है, उसको उसका ग्रहण करें, तो बाकी के ग्रहण के बारे में ज्यादा सोचने की बात इस प्रकार की नहीं रहेगी। तो तैलादि द्रव्य प्रभाव कथयिष्यामः इत्यर्थः। तो तैलादि द्रव्य का प्रभाव बताते हैं। प्रशमनार्थानि इति प्रशमन प्रयोजनानि, प्रशमन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली इस प्रकार से। तो तैल सर्पिल मधुनि वातपित्त श्लेष्म प्रशमनार्थानि द्रव्याणि भवन्ति। ये जो परमौषध की बात की गई है, यदि दोषाणां क्रमेण परमौषधम् बस्तिर्विरेको तथा तैलम भवति। तो वात के लिए तैल, पित्त के लिए घृत और कफ के लिए मध, ये परमौषध इस प्रकार से बताई गई है, श्रेष्ठ औषध बताई गई। तो ये द्रव्य प्रभाव है। वैसे रसों भी स्निग्ध, गुरु, उष्ण इस प्रकार का है और वो भी वात का शमन करता है, इसमें संदेह नहीं। तो उसको प्रधान नहीं माना गया, प्रधान माना गया तिल को या तेल को, तिल तेल को इस प्रकार से। तो ये तिल तेल का प्रभाव है कि ये वात प्रशमन करने में सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का है।
अभी ये जो मूंगफली आई हमारे यहाँ, ये अफ्रीका से आई। एक होता कार्वर, ये एक मीणा गवाणकर की किताब है मराठी में, कार्वर के बारे में है, जिसने ये खोज की और उसका उत्पादन किया और उससे बहुत सारे पदार्थ बनाए और मूंगफली का पूरे विश्व भर में प्रचलन बनाया। अब यहाँ लिमय महाराज करके है, जो ट्रेडिशनल मसाज इस प्रकार के है, और एक सेवा इस तरीके से करते रहते हैं। तो उनकी छठी पीढ़ी है कि मसाज सेंटर चलाते हैं, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए मसाज करते रहते हैं। इसमें एक अहम मुद्दा ऐसा है कि वो मूंगफली तेल का ही सिर्फ प्रयोग करते हैं, तिल तेल का प्रयोग नहीं करते, ये एक बात। और सिद्ध तेल का भी किसी प्रयोग नहीं करते, ये दूसरी बात। तो उसके जो रिजल्ट्स है, समीर जबरदस्ती ने बीच में उनके पेशेंट्स के एनालिसिस करने की कोशिश की थी, और कितने तरीके से पेशेंट है, कैसे उपशम मिलता है, कैसे ठीक होते हैं, वगैरह वगैरह के बारे में। ये चालू रहना चाहिए इस प्रकार का जो उपक्रम है वो। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि वो सिर्फ मूंगफली का ही तेल प्रयोग में लाते हैं, तिल तेल भी नहीं लाते, और सिद्ध तेल तो हाथ भी नहीं लगा। वैसे औषध कोश में मर्दन के बारे में केवल एक आधा पृष्ठ है, लेकिन तेल के बारे में या अभ्यंग के बारे में करीबन 12-13 पृष्ठ है। तो समझ सकते हैं कि किस रोग में किस प्रकार से किस तेल से अभ्यंग करना ये कितना महत्वपूर्ण है। मर्दन ये जो क्रिया है, उसमें अलग अलग तरीके हैं, और हर व्यक्ति की कला या अलग अलग किस प्रकार की है। उसका रोल इसमें दिखाई देता है, जो हरिशास्त्री ये हरिभोगी में ये जो करते हैं, क्योंकि एक ही तेल का प्रयोग है। लेकिन अगर हम उनका टेक्निक और विभिन्न औषधि द्रव्य में विभिन्न तेल इनका प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो तैल वात प्रशमन में सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का है, और तैल में भी सिद्ध तेल अगर बनाते हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक एक्शन बन जाती है कि इस रोग के लिए करना है, क्या करना है। इल महादेवन की किताब इस दृष्टि से बहुत अच्छी। कटिग्रह है, कटिशूल है, वगैरह वगैरह, तो किस तेल का प्रयोग करना चाहिए ये देखना चाहिए। आपल्या पथ्य पेपर मध्ये फिल्टर्ड ऑइल वापरावे असे लिहिले आहे, त्यामागचा विचार कसा आहे? तो थोड़ा अलग है क्वेश्चन, लेकिन इधर से विजय महाराज साहब का तो कहना था कि तिल तेल ही इस्तेमाल करना चाहिए, जो ग्रंथों में है। और तैल शब्द तिल से ही बना है, तो तैल कहेंगे तो तिल तेल, ये कॉमन प्रचलन है। लेकिन फिलहाल उत्तर भारत में सरसों का तेल प्रचलन में है, और दक्षिण भारत में नारियल तेल प्रचलन में है। वो बीच में थोड़ा परिवर्तन आ गया, नारियल तेल तो उन्होंने बदनाम कर दिया, लेकिन फिर से अभी वो उभर आ रहा है। और जो बीच वाला हिस्सा है, वहां शायद तिल तेल का ही प्रचलन था। अभी बहुत सारे तेल आ गए हैं, सूर्यफूल से लेकर ये पाम ऑयल, और ये सबसे ज्यादा बिकने वाला है। और फिर करड़ई का है, या अन्य भी तेल इस प्रकार से प्रचलन में आ रहे हैं, जैसे सोयाबीन का तेल है वगैरह।
अब मुद्दा ये रहता है कि नेचुरल फॉर्म में कौन से तेल मिलते हैं। तो नेचुरल फॉर्म में तिल तेल मिल सकता है, मूंगफली का तेल मिल सकता है, नारियल तेल मिल सकता है। सरसों के बारे में मुझे थोड़ा मालूम नहीं है कि नेचुरल फॉर्म में प्रयोग करते हैं या भी उसमें भी रिफाइंड आ गए इस प्रकार से। तो रिफाइंड का तो प्रयोग नहीं करना है, उसमें निकेल कैडमियम डाले जाता है, रसायन जो केमिकल्स है इस प्रकार से। और जो प्रोसेस है वो 400 डिग्री तक गर्म करते हैं और फिर ठंडा करते हैं। तो 400 डिग्री तक तेल कैसे रहेगा, वो तो जल जाता है इस प्रकार से। तो हम तली हुई चीजें जैसे खाते हैं उस प्रकार का अगर तड़का खा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो इसलिए नेचुरल स्वरूप में जो ऑयल उपलब्ध है उनका प्रयोग करना चाहिए। अब बात ये बनती है कि तिल तेल के बारे में तो दोष चक्षुष ये दो बातें बताई गई है। अभ्यंग के लिए तिल तेल बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन भीतर जब प्रयोग करेंगे तो त्वग्दोषकृत, उसमें टीकाकार ने अलग अर्थ किया है। त्वग्दोषम कुंतति, त्वग्दोष का नाश करने वाला। कुछ लोगों का कहना है कि ये त्वग्दोषम कृत, ये जो नाश करने वाला है वो अभ्यंग से है। और अब भीतर लेने से त्वग्दोषकृत जो सामान्य अर्थ होता है खुद का निर्माण करने वाला, त्वग्दोष निर्माण करने वाला वो होता। और अचक्षुष्य है ये दूसरी बात। तो उस हिसाब से मूंगफली का तेल उसी प्रकार का थोड़ा सा है। लेकिन शायद ये जो त्वग्दोष और अचक्षुष्य ये बातें मूंगफली में नहीं है। तो देखा तो नहीं गया, वैसे तिल तेल के बारे में भी ऑब्जर्वेशन नहीं है इस प्रकार। और जो उसके ऊपर संस्कार करने हैं तेल के ऊपर, वो तड़के का संस्कार अभी तो होता है, लेकिन समूर्छना करके तेल का वापर करना चाहिए, ऐसा पुराने जमाने में था। तो वो बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। और ये अभी प्रचलन उसका छूट गया तिल तेल का खाने के लिए। अभ्यंग के लिए अभी भी तिल तेल ही है, लेकिन खाने के लिए प्रचलन कम हो गया। और ये शायद बात में इस बात को ध्यान में रखते हुए मूंगफली का प्रचलन वैसे ही चल रहा है, वो हीट स्टेबल है। अभी ऑलिव ऑयल भी प्रचलन में है, विशेषतः जो उच्चभ्रू समाज है इसमें। लेकिन ऑलिव ऑयल हीट स्टेबल बिल्कुल नहीं है। तो केवल सैलड ड्रेसिंग के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। अगर हीट स्टेबल ऑयल चाहिए तो तिल का तेल या फिर ये मूंगफली का तेल प्रयोग में लाना चाहिए। लेकिन अभी उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हमने मूंगफली तेल का प्रचलन लाया, क्योंकि वो वैसे भी प्रचार में आ गया है, केवल भारत में नहीं पर विदेशों में आ गया है। और उसके एडवर्स इफेक्ट ऐसे कुछ नोटेड तो नहीं है। तो ठीक है, तिल तेल के बारे में हम सोच सकते हैं कि अगर उसका प्रयोग करना है तो मूर्छना करके प्रयोग करेंगे। और फिर भी अचक्षुष्य वाली बात है तो घी के साथ उसको दे देंगे तो शायद बनता है। कितना प्रेशर कहाँ और किस डायरेक्शन में मसाज, इस पर काफी हद तक परिणाम डिपेंड करता है शायद। वो तो सही है। हम वहाँ अभ्यंगमर्दन तंत्रज्ञ ये कोर्स चलाते थे तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में। और बहुत सारे वैद्य सिखाने के लिए आते थे और वो अच्छे मसाजेस भी थे। आरती देव जिसका अभी निधन हो गया, ऋषिकेश मेत्रे, सिद्ध पावस्कर, घनश्याम मर्दा, ये सभी अच्छे मसाजिस्ट भी है। प्रमोद कुलकर्णी भी अच्छा मसाजिस्ट इस प्रकार का। हर हर एक की ट्रेडिशन अलग है। त्रिलोक गोपेश्वरकर भी अच्छा है मसाजिस्ट। तो मैंने ये सोचा था कि हमारे यहाँ त्रिस्कंद कोश का कार्य चल रहा था तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में।
और साथ में ये कोर्स भी चल रहा था। तो मैंने सोचा था कि एक हम वर्कशॉप अरेंज करेंगे 1 या 2 दिन का, और इसमें इसके बारे में बहस होगी कि कौन सा तेल किस प्रकार से प्रयोग में लाना है, तो उसके पीछे राज क्या है। ये तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है, और मैनिपुलेशन, ये जो मर्दन का टेक्निक है, वो एक अलग मायना रखता है। तो हरिभाव लिमये की टेक्निक से ये स्पष्ट होता है कि तेल अगर एक ही है तो जो भी परिणाम है उनकी टेक्निक के है, तो उसका एक अलग महत्व है। और खास करके वेदना में तेल का प्रयोग होता रहता है। शूलम दत्ते नीला वात के बिना शूल नहीं है। तो फिर वात का शमन करने के लिए तेल सबसे बड़ा बताया गया है, सबसे प्रभावशाली द्रव्य बताया गया है, द्रव्य प्रभाव है उसका, तो तेल का प्रयोग करना है। अब विभिन्न रोगों में विभिन्न प्रकार के तेल बताए गए हैं, और फिर उसका पान दस्य अभ्यंतर बहुत सारे तरीके से बस्ती प्रयोग बताए गए हैं। लेकिन वेदना निर्माण क्यों होता है? शूलम नर्तनीलात, ये तो सही है। वायु धातुक्षय को मार्ग से आवरण धातुक्षय से प्रकोप होता है या मार्गावरोध से होता है। तो हर मरीज में अगर ये हम भली भांति समझ पाएंगे कि यहाँ वेदना क्यों है, किस तरीके से वात का प्रकोप हुआ है, तो शायद उसको रिवर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इसके बारे में सोच सकते हैं। खास करके कैंसर में वेदना बहुत तीव्र होती है, और वो एक बड़ा ऑब्स्टेकल है कैंसर की ट्रीटमेंट में, कि वेदना को किस प्रकार से कम किया जाए। तो मेरे पास एक मरीज आई थी जिसका इसोफेगस और स्टमक, इसके बीच में कैंसर था। खाना बिल्कुल नहीं खा रहा था। पेट में मल संचय था, ऊपर से हाथ लगाने से भी मल संचय की प्रतीति हो रही थी, और लेफ्ट ह्यूमरस और राइट फीमर ऐसा मेटास्टेसिस था। ये भी बहुत अजीब इस प्रकार का था, और बहुत ही दर्द था। सदाशिवपेट वाले क्लिनिक में लेके आए, चद्दर पर उसको रखा था, और उठा के लिफ्ट करके ऊपर लेके आए। तो जोर जोर से रो रही थी, बहुत ही वेदना थी। मैंने वहीं पे उसको चेक किया, और पता चला कि मल संचय बहुत ही है। तो मार्गा और दुर्जन्य माता प्रकोप है, और उसके जरिए शूल है। तो मैंने कहा कि ये ओपीडी बेसिस पर नहीं कर सकते, उसको एडमिट करो। तो पुनः में एडमिट किया, और फिर बाह्य स्नेहन और स्वेदन और ये बस्ती ऐसे शुरू किए। तो मल संचय धीरे धीरे निकलने लगा, बाहर निकलने लगा। अब जैसे मल संचय पूरी तरीके से बाहर आया, वेदना बंद हो गई, बिल्कुल नहीं गई वेदना। तो ये मेरे लिए एक सुखद अनुभव था, कि जो औरत इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी, रो रही थी, वो शांति से सोने लगी। फिर डिस्चार्ज लेकर घर पे गए, चलकर जी की रहने वाली थी, घर में जाके उसकी डेथ हो गई। लेकिन फिर भी मेरे लिए एक अच्छा अनुभव रहा, कि इस प्रकार से ये मल संचय दूर होने के जरिए वेदना कम हुई। मैंने जर्मनी का अनुभव भी बताया था पीछे। 4 बरस का लड़का था, और उसको जन्म से ही कैंसर था, ब्लैडर कैंसर। फिर बाद में वो ब्रेन और स्केलेटल मेटास्टेसिस इस प्रकार का हो गया, और उसकी मुख्य तकलीफ पाँव में पीड़ा, वेदना इस प्रकार की। तो जब कभी जग जाता तो वो रोने लगता। तो उन्होंने एक
वेनेसेक्शन करके पेट में मॉर्फिन की एम्पूल रख दी थी। तो have seen hazardous effect of soybean oil, especially it leads to headache and has very bad effect on digestive system also. Many patients of stomach issue in history have seen using soybean oil. Yeah. एक्चुअली ऐसा है कि सोयाबीन का एग्रेसिव मार्केटिंग किया गया है और उसका प्रचार करने के हेतु बाकी तेल अच्छे नहीं है ये बताने की कोशिश की गई है और इसीलिए ये खास करके नारियल तेल के बारे में उन्होंने काफी बहस की है कि अच्छा नहीं है इस प्रकार से। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो जब मैं पहुंचा तो वो जग गया और रोने लगा। तो मैंने कहा कि अब ये मॉर्फिन का प्रयोग मत करो, मैं कुछ कोशिश करूंगा। और मैंने तो ऑलिव ऑयल घर से लिया, थोड़ा गर्म किया और उससे मसाज किया पूरे चट्टी से पूरे पाँव को इस प्रकार से। तो शुरू में तो उसने रेजिस्ट किया, फिर 15-20 मिनट की मसाज के बाद वो सो गए। तो फिर मैंने उससे उसकी माँ से बोलना आरंभ किया। तो उसने बताया कि उसको बहुत स्ट्रेस था प्रेगनेंसी में, उसने हेवी स्मोकिंग किया था किसी कारण से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नतीजा ये हुआ कि बालक को जन्म से ही कैंसर था और अभी वो डेथ बेड पे था, 2-3 दिन में मरने वाला था। तो आश्चर्य की बात थी, वो फिर से प्रेग्नेंट थी। ये 4 बरस का था और 7वां महीना चल रहा था। अब उसको इस बच्चे का स्ट्रेस था और इसलिए वो फिर से स्मोकिंग कर रही थी। तो डॉक्टर ने डांटा, रिलेटिव्स ने समझाने की कोशिश की, कुछ फायदा नहीं। वो बोल रही थी कि नहीं नहीं, आई कांट स्लीप लाइक दिस, आई गेट स्ट्रेस एंड देन आई स्मोक, इस प्रकार से। तो मैंने कहा, लुक वी हैव अ डिफरेंट अप्रोच, यू अलोन आर नॉट गिल्टी फॉर दिस। तो चल गई। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम्हें स्ट्रेस था, तुमने स्मोकिंग किया, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, इस बालक का क्या कसूर है, उसने क्या किया? लेकिन उसको तो भुगतना पड़ रहा है, 4 बरस वो भुगत ही रहा है। तो इसका मतलब ये है, ये पूर्व कर्म से संबंधित है। और मालूम नहीं है पूर्व कर्म कितना है, क्या है, अगला जन्म किस प्रकार का होगा, उस किसी के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन तुम्हारी स्मोकिंग और स्ट्रेस की वजह से तुमने ऐसे दुष्कर्म कर्म करने वाले आत्मा को इनवाइट किया। अब ये बात फिर से दोहराई नहीं जाए, इसलिए तुम तुरंत स्मोकिंग छोड़। उसने मेरा उपदेश माना और स्मोकिंग छोड़ दिया। बीच में उसका पिता भी जाग गया। तो मैंने उसको कहा कि तुम अभी मसाज करो, उसके मसाज के बाद भी वो सो गया। और फिर मैंने कहा कि अगर आपके पास गोल्डन कुछ है क्या, तो बोले गोल्डन कॉइन है, तो दूध में उबाल के दूध तैयार रखो। और जब वो फिर से जग गया तो उसने मुझे भूख लगी, मुझे खाने के लिए दे दो, इस प्रकार की डिमांड की। तो ये अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको मिलने लगी और वो 2-3 दिन में मरने वाला था, वो 15 दिन तक जिंदा रहा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार के एडवांस कैंसर्स में केवल मसाज से, वहां तो ऑलिव ऑयल था क्योंकि दूसरा कुछ ऑयल था ही नहीं, ऑलिव ऑयल था, उससे मसाज किया तो भी उसके अच्छे रिजल्ट्स आए। तो तैल की खासियत है कि वो वात का शमन करने में श्रेष्ठ इस प्रकार का है। कल बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो निखिल जनकृपा।
व्याप्तचित्तेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो विनूनम् वैद्यवर्गो विनूनम्। शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानकारः श्वः पुनर्विश्रामः।